इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। नमस्कार, मैं साहू प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रबड़ के बारे में। तो रबड़ के बारे में देखें कि रबड़ देखिए एक उष्णकटिबंध का पौधा होता है। यह उष्णकटिबंध का पौधा होता है। उष्णकटिबंध में पैदा होने वाले रबड़ के वृक्ष से दूध को निकालकर, जिसे लेटेक्स बोला जाता है, दूध को निकालकर उसे सुखाकर रबड़ तैयार किया जाता है। और इसकी मुख्य जातियां होती हैं, रबड़ की मुख्य जातियां इसकी मुख्य जातियां होती ब्राजील की, जो होती है उसे ब्राजीलियंसिस कहा जाता है। ब्राजीलियंसिस। और मध्य अमेरिका की होती है मैक्सिकेना वृक्ष। और अफ्रीका की होती है हाइबिया। ये उष्णकटिबंध में पैदा होने वाले रबड़ के वृक्ष से दूध को सुखाकर रबड़ तैयार किया जाता है। और इसकी मुख्य जातियां होती हैं ब्राजील की ब्राजीलियंसिस, मध्य अमेरिका की मैक्सिकेना वृक्ष और अफ्रीका की हाइबिया वृक्ष। पहले इसका महत्व बहुत कम था, पहले रबड़ का महत्व बहुत कम था। यह प्राकृतिक वन में, जंगलों में कहीं कहीं इक्का दुक्का इसके पौधे मिला करते थे, वहां से इसके दूध को निकालकर रबड़ तैयार किया जाता था। लेकिन इसका महत्व कब से बढ़ गया? इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ गया कब से कि जब 1823 में पता चला कि इससे जल प्रतिरोधक कपड़ा बनाया जा सकता है। जल प्रतिरोधक कपड़ा बनाया जा सकता है। देखिए, पहले रबड़ का महत्व बहुत कम था, कोई ऐसा जानता ही नहीं था कि इसका क्या उपयोग है। फिर धीरे धीरे पता चला कि 1823 में यह पता चला कि इससे जल प्रतिरोधक कपड़ा बनाया जा सकता है। 1842 में पता चला कि इसमें गंधक मिलाकर, सल्फर जिसे कहा जाता है, गंधक, ये मिलाकर इसको टिकाऊ बनाया जा सकता है, मतलब इसकी एज को बढ़ाया जा सकता है। इसको सल्फर मिलाकर इसको टिकाऊ बनाया जा सकता है। यह प्रणाली ज्ञात हुई कब? 1842 में। फिर 1888 में डनलप ने, उनका नाम था डनलप, इन्होंने रबड़ से पहिए का टायर बनाया। क्या बनाया? पहिए का टायर। किस चीज से बनाया? रबड़ से। किसने बनाया? डनलप ने। और कब बनाया? 1888 में। डनलप ने 1888 में पहिए का टायर बनाया। किससे? रबड़ से। इसके बाद फिर आविष्कार हुआ साइकिलों का। मोटरसाइकिलों का आविष्कार हुआ इसके बाद, जब पहिए का टायर बनाया गया 1888 में डनलप के द्वारा। तो इसका पहले महत्व तो बहुत कम था। जब धीरे धीरे पता चला 1823 में कि जल प्रतिरोधक कपड़ा बनाया जा सकता है, 1842 में पता चला कि इसमें गंधक मिलाकर इसको और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है, और 1888 में डनलप द्वारा पहिए का टायर बना दिया गया, तो साइकिल मोटर का आविष्कार हुआ, तो इसकी मांग बढ़ गई। अब जब प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगलों से जब पैदा, जो कहीं कहीं पेड़ मिलते थे रबड़ के वृक्ष, उनसे निकालकर इसकी मांग पूरी नहीं हो पाती थी। जो जंगल में वृक्ष मिलते थे कहीं कहीं उनके दूध से निकालकर जो रबड़ बनाया जाता था, उससे इसकी मांग पूरी नहीं हो पाती थी। तो क्या किया गया? तो इसके बागान लगाए गए, इसकी खेती की जाने लगी। 1876 में सर हेनरी विकहम के द्वारा, इनके द्वारा हाइबिया वृक्ष के बीज को लंदन ले जाया गया। कहाँ लेकर गए? लंदन। हाइबिया वृक्ष के बीज को लेकर गए थे लंदन। यहाँ उन्होंने क्यू उद्यान में लगाया। क्यू उद्यान में लगाया।
यहाँ उन्होंने ले जाकर लंदन में कहाँ लगाया, क्यों उद्यान में लगाया, और वहाँ पर 6 पौधे पनपे। कितने पौधे, 6 पौधे। 1876 में सर हेनरी विकहम हेल्विया वृक्ष के बीज को लंदन लेकर गए और वहां उन्होंने क्यों उद्यान में लगाया, जहां उस बीज से 6 पौधे पनपे थे। और यहाँ से फिर इस पौधे को श्रीलंका से मलेशिया ले जाया गया, श्रीलंका से मलेशिया ले जाया गया, जबकि यहाँ की जलवायु इसके रबड़ के लिए काफी उपयुक्त थी, इसलिए यहाँ इसकी खेती अच्छी होने लगी। देखिए इसके महत्व, जब इसका महत्व बढ़ गया, जब जंगलों से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो 1876 में सर हेनरी विकहम के द्वारा हेल्विया वृक्ष के बीज को लंदन लेकर जाया गया। वहां उन्होंने क्यों उद्यान में लगाया, जिसमें से कुल 6 पौधे पनपे, और वही पौधे श्रीलंका से मलेशिया ले जाए गए, जहाँ की जलवायु इसके उपयुक्त थी, इसके अनुकूल थी रबड़ के, वहां इसका खेती अच्छे से की जाने लगी। अब देखेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थाएं। भौगोलिक अवस्थाएं में पहला है तापमान। रबड़ के वृक्ष को इसकी बागान लगाने के लिए सब कितना तापमान की आवश्यकता होती है, वो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ये चूंकि यह उष्णकटिबंध का पौधा है, तो इसके लिए तापमान उच्च होना चाहिए, तो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अधिक दिन तक अधिक तापमान, अधिक तापमान इसके लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, यानी हानिकारक होता है, क्योंकि यह उष्णकटिबंध का पौधा तो है, इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन अधिक दिन तक यदि अधिक तापमान रहता है तो इसके दूध की जो रस की मात्रा होती है वह कम हो जाती है, इसलिए अधिक दिन तक अधिक तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। और दूसरा है वर्षा। वर्षा इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा का और रबड़ के रस का सीधा संबंध है, वर्षा का और रबड़ के वृक्ष के रस का सीधा संबंध है। इसलिए जहां अधिक वर्षा होती है, जिस माह में अधिक वर्षा होती है उस माह में रबड़ के वृक्ष से दूध अधिक निकाला जाता है, और जिस माह में वर्षा कम होती है उस माह में रबड़ के वृक्ष से दूध रस कम निकाला जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि वर्षा का और रबड़ के रस की मात्रा का सीधा संबंध है। यही कारण है कि जनवरी से मार्च महीने में रस कम निकाला जाता है, रबड़ के वृक्ष से रस कम निकाला जाता है, और दिसंबर माह में रस अधिक निकाला जाता है, क्योंकि इस समय वर्षा अधिक होती है और इस समय वर्षा कम होती है। वर्षा जब अधिक होती है जिस माह में, उस माह में रस अधिक निकाला जाता है, और जिस माह में वर्षा कम होती है उस माह में रस कम निकाला जाता है। अगला हेडिंग है मिट्टी। मिट्टी इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसके अतिरिक्त लावा मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। लावा मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या लावा मिट्टी। और श्रम सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की बात अभी आगे करेंगे हम लोग। सस्ते एवं कुशल श्रमिक, ये इसके लिए भौगोलिक अवस्थाएं। तापमान कितना, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन वर्षा तापमान अधिक दिन तक अधिक तापमान यदि रहता है तो इसके लिए नुकसानदायक होता है। और वर्षा का रबड़ के रस से सीधा संबंध होता है। और मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या लावा मिट्टी। और श्रम इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिक।
अब हम लोग देखेंगे कि जंगली रबड़ के वृक्ष से जो दूध निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है। मतलब जंगली रबड़ के वृक्ष जो प्राकृतिक या जंगली रबड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। जंगली रबड़ के वृक्ष यानी जहाँ अपने से जो पैदा हुए हैं, जिन्हें लगाया नहीं गया है, वो है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर जंगली रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में, अमेज़न की घाटी में, अमेज़न नदी की घाटी में और मध्य अमेरिका में यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जंगली रबड़ के वृक्ष कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में और अमेज़न नदी की घाटी में तथा मध्य अमेरिका में यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इन्हीं से पहले जब इसका महत्व अधिक नहीं था तो उस समय इसी से इसकी मांग पूरी हो जाती थी, लेकिन जब इसका महत्व अधिक बढ़ गया तो इसकी खेती की जाने लगी बागानों में। अब इसके बागान कहाँ लगाए जाते हैं। रबड़ के बागान मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में लगाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ के बागान, ये जंगली नहीं है, ठीक। और कहाँ, जैसे किस देशों में, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका आदि देशों में रबड़ के वृक्ष बागान के द्वारा लगाए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं। यहाँ इनकी खेती की जाती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, म्यांमार, फिलीपींस, श्रीलंका, यहाँ जंगली रबड़ के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, यहाँ इनकी खेती की जाती है। अब देखेंगे रबड़ की प्राप्ति। मतलब रबड़ प्राप्त कैसे किया जाता है। तो रबड़ की जितनी जो इसकी बागान लगाई जाती है, वह कतार में लगाई जाती है। और इनके कतारों के बीच की जो दूरी होती है, कम से कम 16 मीटर रखी जाती है। इसकी रबड़ की प्राप्ति, इसकी रबड़ की जो कतारें मतलब लगाई जाता है, जो इसका पौधा, उनमें कतारों के बीच की जो दूरी होती है वह कितना रखा जाता है, 16 मीटर, ठीक। इसके दूरी 16 मीटर रखी जाती है। और करीबन लगाने से 6-7 वर्ष बाद, जब लगाया जाता है तब से 6-7 वर्ष बाद इनमें से रस निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। कितने वर्ष बाद? 6-7 वर्ष बाद। और इस अवधि में जो रबड़ के तने की मोटाई होती है, क्योंकि इसके तने से रबड़ निकाला जाता है दूध, तो इसके जो तने की मोटाई होती है वह कितनी होती है उस समय? लगभग 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। किस समय? 6 से 7 वर्ष में। इसमें कतारों में जब लगाया जाता है उसमें दूरी 16 मीटर रखी जाती है, 2 कतारों के बीच की दूरी। और 6-7 वर्ष बाद इसमें से रस निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। और इस अवधि में जो इसके तने की मोटाई होती है लगभग कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसमें जो श्रमिक, अभी हमने कहा था श्रमिक को आगे समझते हैं, तो इसमें श्रमिकों द्वारा पौधों में, तनों में छुरी से खांचा मार दिया जाता है। जैसे ऐसे होते हैं पौधे, जैसे आप लोग ताड़ी में देखे होंगे ना कि ताड़ी के फल में थोड़ा सा काट कर यहाँ प्याला लगा दिया जाता है, तो इसमें क्या निकलती है? ताड़ी। लेकिन यहाँ जो रबड़ का वृक्ष है वह तने से निकाला जाता है। ऐसे छुरी से खांचा मार दिया जाता है तने में और नीचे प्याला लटका दिया जाता है।
ठीक। श्रमिकों के द्वारा तने में छुरी से खांचा मार दिया जाता है और उसके नीचे प्याला लटका दिया जाता है, दूध उसी में निकलता है, रस उसी में निकलता है, फिर उसको उद्यान में पहुंचा दिया, उद्योग में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से रबड़ की प्राप्ति होती है। दो कतारों के बीच की दूरी 16 मीटर रखी जाती है। 6-7 वर्ष बाद इसमें से दूध निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। इस अवधि में यानी 6-7 वर्ष में जब दूध निकालना प्रारंभ किया जाता है उस समय तने की मोटाई लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास रहती है और श्रमिकों के द्वारा तने में खांचा मार दिया जाता है, उसके नीचे प्याला लटका दिया जाता है। ये दूध जब इसमें निकल जाता है, प्याले में आ जाता है, तो इसको उद्योग में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से रबड़ की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे हम लोग उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसिंग एरियाज। देखिए कुल उत्पादन का, रबड़ के कुल उत्पादन का 2% जंगली रबड़ के वृक्षों से, 2% जंगली रबड़ के वृक्षों से तथा 98% बागानों में लगाए गए रबड़ के वृक्षों से प्राप्त होती है। उत्पादक क्षेत्र इसका 2% केवल जंगली रबड़ के वृक्षों से, मतलब जो जंगल में इक्का दुक्का कहीं कहीं रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं उनसे केवल 2%, पूरे रबड़ के उत्पादन का केवल 2% प्राप्त होता है और 98% बागानों से इसकी खेती, बागानों में यानी इसकी जो खेती की जाती है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग एक एक देश को देख लें। इसका मलेशिया देख लें। उत्पादक क्षेत्र में मलेशिया में कभी यहाँ विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन किया जाता था। पहले मलेशिया में विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन किया जाता था, लेकिन इस समय थाईलैंड और इंडोनेशिया इससे आगे निकल चुके हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया ये जो है देश इससे आगे निकल चुके हैं रबड़ के उत्पादन में। सबसे पहले स्टार्ट में तो यहाँ मलेशिया में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन किया जाता था, लेकिन उसके बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया में इससे ज्यादा उत्पादन किया जाने लगा। मलेशिया में यहाँ का रबड़ सबसे महत्वपूर्ण पैदावार है। मलेशिया में रबड़ सबसे महत्वपूर्ण पैदावार है। यहाँ देखिए जो भी यहाँ की जो भूमि है, खेती योग्य जितनी भी भूमि है मलेशिया में, उसमें आधे से अधिक खेती योग्य भूमि में केवल रबड़ की खेती की जाती है। केवल रबड़ के पौधे लगाए गए हैं खेती योग्य पूरी भूमि के आधे से अधिक भाग पर। और यहाँ की पूरी जनसंख्या का, मलेशिया में जितनी भी जनसंख्या है उसका 42% जनसंख्या केवल रबड़ के उत्पादन में लगी है, रबड़ के उत्पादन में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मलेशिया का जो सबसे प्रमुख पैदावार है वह क्या है, रबड़ है। यहाँ खेती योग्य पूरी भूमि का आधे से अधिक भाग पर रबड़ के पौधे लगे हैं और यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 42%, लगभग 42% जनसंख्या रबड़ के उत्पादन में लगी हुई है। और यहाँ की जो जलवायु है वह इसके अनुकूल है, इसलिए यहाँ इसकी खेती अच्छी होती है। इंडोनेशिया, इसका रबड़ के उत्पादन में दूसरा स्थान है, यह द्वितीय स्थान पर है रबड़ के उत्पादन में। और थाईलैंड यह प्रथम स्थान पर है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, थाईलैंड में, और दूसरे स्थान पर क्या है, इंडोनेशिया। अब देखेंगे हम लोग रबड़ के आयातक और निर्यातक देश। रबड़ के निर्यातक देश, निर्यातक देश में है वियतनाम, श्रीलंका, कंपूचिया,
थाईलैंड, ये सब क्या है, रबड़ के निर्यातक देश हैं। और आयातक देश में रबड़ के आयातक देश में है भारत। हालांकि भारत में इसकी खेती की जाती है लेकिन पूरी मांग नहीं हो पाती है। भारत, इटली, जापान, जर्मनी आदि देश हैं जो इसका आयात करते हैं। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब इसके मुख्य आयातक देश हैं। अब एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। रबड़ के निर्यातक देश कौन कौन से? वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और भी है। और आयातक देश में भारत, इटली, जापान, जर्मनी, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस भी है। अब देखिए रबड़, इसके लिए तापमान कितना चाहिए? रबड़ के उत्पादन के लिए भौगोलिक अवस्था में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक तापमान। लेकिन अधिक तापमान जरूर चाहिए, लेकिन अधिक दिन तक अधिक तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। और श्रम सस्ते एवं कुशल श्रमिक। क्यों सस्ते एवं कुशल श्रमिक चाहिए? क्योंकि उसमें छुरी से खांचा मारा जाता है, फिर उसमें प्याला लटकाया जाता है, दूध निकाल कर उसको सुखाया जाता है, उद्योग में पहुंचाया जाता है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिक। और 2% जंगली रबड़ के वृक्षों से इसकी कुल उत्पादन का 2% जंगली रबड़ के वृक्षों से और 98% बागानी रबड़ के वृक्षों से इसकी पूर्ति होती है। बागानी रबड़ के वृक्षों से। और इसकी जो मुख्य जातियां हैं, वो ब्राजील की, ब्राजीलियंसिस, मध्य अमेरिका की, मैक्सिकेना वृक्ष, और अफ्रीका की हैविया वृक्ष। इसमें जो पौधा लगाया जाता है वह 6-7 वर्षों में तैयार हो जाता है, यानी 6-7 वर्षों में उसमें से दूध निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। और उस अवधि में उसके तने की मोटाई कितनी होती है? लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो तापमान इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, श्रम सस्ते एवं कुशल श्रमिक। और इसके कुल उत्पादन का, रबड़ के कुल उत्पादन का लगभग 2% जंगली रबड़ के वृक्षों से होता है पूर्ति इसकी, और 98% बागानी रबड़ के वृक्षों से। इसकी रबड़ की जो मुख्य जातियां हैं वो ब्राजील की ब्राजीलियंसिस, मध्य अमेरिका की मैक्सिकेना वृक्ष और अफ्रीका की हैविया वृक्ष। तो रबड़ के बारे में आज हम लोग जो भी चर्चा की है, आज के लिए बस इतना ही।